स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ जलप्रपात और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। 1. जोरांडा जलप्रपात महाराष्ट्र। 2. बरकना जलप्रपात कर्नाटक। 3. गाथा जलप्रपात ओडिशा। 4. बिडोन जलप्रपात मेघालय। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए. केवल 1 और 2। बी. केवल 1, 3 और 4। सी. केवल 3। डी. केवल 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, केवल 2 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जोरांडा जलप्रपात ओडिशा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र में स्थित एक जलप्रपात है। सीता नदी द्वारा निर्मित बरकना जलप्रपात कर्नाटक में शिमोगा जिले में स्थित है। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। बिडोन जलप्रपात मेघालय के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित एक झरना है। यह उमियामी नदी में गिरता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। भारतीय लॉरेल वृक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में 1000 मीटर तक सूखे और नम दोनों प्रकार के पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। 2. इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया एलिप्टिका या सिंटीटोमेंटोसा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वन विभाग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले भारतीय लॉरेल वृक्ष की छाल को काटा। बता दें कि भारतीय लॉरेल वृक्ष की छाल को गर्मियों में जल संचय करने की क्षमता का पता लगाने के लिए काटा गया है। चलिए अब जानते हैं भारतीय लॉरेल पेड़ के बारे में। मुख्यतः यह दक्षिणी भारत में 1000 मीटर तक सूखे और नम दोनों प्रकार के पर्णपाती जंगलों में पाए जाते हैं, अतः कथन 1 सही है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनलिया एलिप्टिका यानी सिंटीटोमेंटोसा है, अतः कथन 2 सही है। इसे तमिल में मरुथम, कन्नड़ में मैटी, मराठी में एन, वर्मा में ताओक्यान, श्रीलंका में अरुण के नाम से जाना जाता है। बता दिया मगरमच्छ की खाल जैसी अपनी छालों के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से इस वृक्ष को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में पाया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और सजावट संबंधी सामान आदि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 नदियों में ई कचरे को संभालने के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 द्वारा विनियमित अपशिष्ट बैटरियों को भी शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. सभी 3, डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में ई कचरे का प्रबंधन वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के तहत विनियमित है। इसमें सौर पीवी मॉड्यूल, पैनल तथा कोशिकाओं का अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। अपशिष्ट बैटरियों को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा शासित पैकेजिंग प्लास्टिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सूक्ष्म उद्यमों को परिभाषित किया गया है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 एवं उसके नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी PACS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. PACS सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्यों को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करती हैं। 2. वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के जमीनी स्तर के संस्थान हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं जो अपने सदस्यों, जिनमें अधिकांशतः किसान शामिल होते हैं, को अल्पकालिक ऋण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, अतः कथन 1 सही है। ये भारत में सहकारी ऋण संरचना के जमीनी स्तर के संस्थान है, अतः कथन 2 सही है। PACS को कंप्यूटरीकरण, मल्टी सर्विस, बिजली, पानी, दवाओं के वितरण और कॉमन सर्विस सेंटर यानी
CSC के रूप में सेवाएं प्रदान करके परिवर्तित किया जा रहा है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। 2. इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है, अतः कथन 1 सही है। भारत में ASI के संरक्षण में कुल 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारक या स्थल हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, अतः कथन 2 सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय देश भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते का हिस्सा हैं? 1. आइसलैंड, 2. नॉर्वे, 3. लिechtenstein, 4. फ्रांस। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 4, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 2 और 3, D उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 10 मार्च 2024 को यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य राज्यों आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड एवं भारत गणराज्य ने एक व्यापक व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते यानी TEPA पर हस्ताक्षर किए। EFTA ने आगामी 15 वर्षों में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्टॉक में $100 बिलियन तक की वृद्धि करने और निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ये निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को कवर नहीं करता है। FTA के इतिहास में पहली बार लक्ष्य उन्मुख निवेश को बढ़ावा देने और नौकरियों के सृजन के संबंध में कानूनी प्रतिबद्धता जताई गई, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? A. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC, B. विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, C. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, D. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई, अतः विकल्प B सही है। WMO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे उष्ण गर्म वर्ष था, जिसमें पृथ्वी के धरातल के निकट वैश्विक औसत सतह तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस था, जो कि पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से अधिक था। यह रिकॉर्ड स्तर पर 10 वर्ष की सबसे उष्मित अवधि थी। तापमान में यह वृद्धि स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबद्ध 1.5 डिग्री सेल्सियस के निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यदि वार्षिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लू की घोषणा कर सकता है। 2. आर्द्र बल्ब तापमान वह उच्चतम तापमान है जिस तक किसी सतह को पानी के वाष्पीकरण द्वारा ठंडा किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हीट वेव यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है। इसमें सामान्य से विचलन से लगभग 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। यदि वार्षिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लू की घोषणा भी कर सकता है। यदि यह 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो गंभीर हीट वेव घोषित कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। यदि आर्द्र बल्ब का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो हीट वेव के बाहर गर्मी घातक हो सकती है। आर्द्र बल्ब तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस तक किसी सतह को पानी के वाष्पीकरण द्वारा ठंडा किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जोमिया क्षेत्र का हिस्सा है? 1 भारत, 2 म्यांमार, 3 लाओस, 4 चीन।
दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ज़ोमिया क्षेत्र, यह उस क्षेत्र के लिए एक अकादमिक शब्द है जहां उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के ऊंचे क्षेत्र मिलते हैं। इस क्षेत्र में उत्तरी इंडोचीन, उत्तरी वियतनाम एवं सभी लाओस, थाईलैंड, उत्तरी म्यांमार की शान पहाड़ियां तथा दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत शामिल हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र का पश्चिम में तिब्बत, पूर्वोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक विस्तार करते हैं। अतः विकल्प डी सही है। ये क्षेत्र एक समान ऊंचाई, उबड़ खाबड़ इलाके को साझा करते हैं। ये जातीय अल्पसंख्यकों के आवास स्थल रहे हैं, जिन्होंने राज्य के नियंत्रण एवं प्रभाव से दूर रहकर अपनी स्थानीय संस्कृति को संरक्षित किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां केंद्रीकृत राज्य नियंत्रण परंपरागत रूप से कमजोर रहा है और यह अल्पसंख्यक आबादी से भरा है, जिनमें से कुछ औपचारिक राज्य सीमाओं के पार विस्तृत है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद कल्लकाडल है। ए जनजातीय समुदाय, बी प्रवाल द्वीपों का समूह, सी तटीय बाढ़ की घटना या डी त्रिपर्वत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।